नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल वेलबींग के बारे में, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे हम जीएसटी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तीसरे नंबर पे डेली पायोनियर का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के हिसाब से इंडिया को अपने टाइज को रीसेट करने की आवश्यकता है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल वेलबींग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया का जो क्राइम डेटा है वो क्राइम की बिल्कुल बारीकियों को कैप्चर नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में कितनी प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो वुमन के कंसेंट के बिना होती हैं? बेशक उन प्रेगनेंसीज के ऊपर मैरिज का पर्दा होता है, लेकिन वो वुमन की कंसेंट के बिना होती हैं। देखो, जब घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिला के ऊपर, तो वो फिजिकल वायलेंस या फिर मेंटल वायलेंस तो हो सकता है कि क्लिनिक के द्वारा कैप्चर कर लिया जाए, डॉक्टर्स उस वायलेंस को कैप्चर कर सकते हैं। बट जब एंजाइटी के साथ और रिग्रेटफुल कंसीविंग महिला के द्वारा की जाती है, तो उसका क्या परिणाम निकलता है महिला की हेल्थ पर और बच्चे की हेल्थ पर, यह पता लगाना आसान नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल से संबंधित हैं, ह्यूमन पोटेंशियल से संबंधित हैं। उन पैरामीटर्स को हमें मेजर करना चाहिए। अभी देखो, हर 10 साल बाद हमारे देश में सेंसस कंडक्ट होता है, जनगणना होती है, और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी वैसे कंडक्ट हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल इकट्ठी की गई थी जनता की। बट ह्यूमन पोटेंशियल और ह्यूमन कैपिटल से संबंधित जो डेटा है वो हमारे देश में ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में जितने बच्चों का जन्म हुआ, जन्म के दौरान उनका वेट कितना था, क्या ये सारा डेटा किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर है? मतलब कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है? नहीं है। जब बच्चे स्कूल एंटर करते हैं तो उनका हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, कितने बच्चे स्कूल को कंप्लीट करते हैं, क्या ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है? नहीं है। हमारे देश में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं और उनकी अर्निंग मैन के बराबर हैं? ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। इनके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकती हैं। आगे आगे हम आर्टिकल में देखेंगे कैसे। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, जो अंडर एज मैरिज होती है गर्ल्स की, वो तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए हर एक बच्चा जो है अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग को कंप्लीट करें, स्पेशली रूरल एरियाज़ में गर्ल्स। अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम स्कूल्स में दूसरी जगहों पर सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट्स अवेलेबल करवाते हैं गर्ल्स के लिए, सैनिटरी पैड्स, बॉयज़ को बायोलॉजी सिखाते हैं, उन्हें जेंडर डिफरेंस के बारे में बताते हैं, तो ये सब कदम उठा के हम ना सिर्फ बेहतर स्कूल कंप्लीशन रेट इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि ये सब प्रयास जेंडर पैरिटी को इंश्योर करने में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होंगे। इसके साथ साथ जो स्कूल लिविंग गर्ल्स या फिर बॉयज़ हैं उनको कंसेंट का मतलब बताया जाए, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बेसिक्स के बारे में बताया जाए, जैसे कॉन्डम इत्यादि। इन सब का फ़ायदा क्या होगा? आर्टिकल के शुरुआत में जो हमने बात की, न जाने कितनी प्रेगनेंसीज महिला के कंसेंट के बिना होती हैं, तो फिर हम ये सारे कदम उठा के ये इंश्योर कर पाएंगे हर एक जो प्रेगनेंसी होगी वो डिजायर्ड होगी, दोनों की इच्छा से होगी और हैप्पी वन होगी। इसके बाद कुछ दूसरे बर्थ इश्यूज की बात करते हैं। मान लिया प्रेगनेंसी में मैन और वुमेन दोनों की कंसेंट है, लेकिन देखो, बावजूद इसके कोई ज़रूरी नहीं हर एक प्रेगनेंसी से लाइव बर्थ होगा। हमारे देश में स्टिल बर्थ का नंबर बहुत ज़्यादा है।
स्टिल बर्थ का क्या मतलब होता है? या तो देखो बच्चे की डेथ हो जाती है गर्भ में ही या फिर डिलीवरी के दौरान, तो इसे कहा जाता है स्टिल बर्थ। मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है। काफ़ी बार क्या होता है, स्टिल बर्थ के नंबर्स को नियोनेटल डेथ रेट में काउंट कर लिया जाता है। नियोनेटल डेथ रेट क्या होता है? जब बच्चे की डेथ हो जाती है जन्म के 28 दिनों के अंदर अंदर, तो स्टिल बर्थ के नंबर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टिल बर्थ को अलग से काउंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें बताता है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम कैसा है, महिलाओं के पास रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या फिर नहीं, महिलाओं को अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में जानकारी है या फिर नहीं। आप एग्जाम्पल देखिए, अगर देखो वुमन की एज कम है, हाइट में वुमन छोटी है, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो ज़्यादा संभावना है प्रेगनेंसी की जो आउटकम है वो ख़राब हो सकती है, और बेबी का जो वेट है जन्म के समय या फिर जो साइज है जन्म के समय वो छोटा हो सकता है और वेट कम हो सकता है। आप इसी पॉइंट को और ज़्यादा डिटेल से देखिए। देखो जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है वो सिर्फ नंबर नहीं होता। जन्म के समय बच्चे का वेट हमें बताता है कि बच्चे की जो मदर हैं वो कितनी हेल्दी हैं, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ खराब होगी तो बच्चे का भी वेट कम होगा। जन्म के दौरान बच्चे का वेट हमें यह भी बताता है कि उसकी फैमिली क्या खाती है, स्टेटस कैसा है, फूड सिक्योरिटी बच्चे की फैमिली के पास है या फिर नहीं है, बच्चे की फैमिली खास करके मदर प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं किससे? इस बात से कि जन्म के दौरान बच्चे का वेट कैसा है। अगर वेट कम है तो मतलब उस परिवार में हो सकता है वुमन का स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है, मदर ने ठीक से खाना नहीं खाया प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब कहीं ना कहीं फूड का अभाव है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रेग्नेंट महिला अवेल नहीं कर पाई, तो इन सब कारणों की वजह से बच्चे का वेट कम रहा। अभी सरकार का प्लान ये है हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ आईडी दी जाए। अगर देखो हम हर एक इंडिविजुअल को डिजिटल हेल्थ आईडी दे सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं गिन सकते, ये नहीं डेटा कलेक्ट कर सकते कि हमारे देश में जितने भी बच्चों का जन्म होता है जन्म के दौरान उनका वेट कैसा है? तो ये सारा डेटा इकट्ठा करके आप पब्लिक डोमेन में डाल दो और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बता दो, ताकि सबको पता लगे कि कुछ बच्चों का जो जन्म है वो शुरुआत से ही उनको इनइक्वालिटी की ओर ले जाता है। क्योंकि देखो अगर बच्चे का वेट कम है तो आगे जाके न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बच्चे को नहीं मिलता है, तो फिर शुरुआत से ही बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना सिर्फ बॉडी की बल्कि दिमाग की नहीं हो पाती। अगर बॉडी और दिमाग की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी तो स्किल ठीक से ग्रहण नहीं की जाएगी उस बच्चे के द्वारा, और पुबर्टी की ओर वो बच्चा आगे बड़ा होके जाता जाएगा। मतलब ये विशियस साइकिल जो है गरीबी का, कि आपके माता पिता गरीब थे, उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ा, आपका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो इसलिए आप भी गरीब रहे, उसके बाद आपके बच्चे भी गरीब होंगे। ये इंटरजनरेशनल जो पुबर्टी है उसका एक रीज़न ये भी है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, जैसे देखो बर्थ के दौरान बच्चे का वेट से हमें बहुत कुछ पता लगता है, उसी प्रकार से 5 साल की उम्र जब बच्चे की होती है तो उस दौरान हाइट और वेट का प्रोपोर्शन कैसा है, इससे भी हमें बहुत कुछ पता लगता है कि शुरुआत में बच्चे के जन्म के बाद माँ ने दूध पिलाया या फिर नहीं, 0 से 5 साल की एज में न्यूट्रिशन ठीक से कंज्यूम किया या फिर नहीं, और वैक्सीनेशन उस बच्चे की हुई या फिर नहीं, बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। तो कहने का मतलब राइटर का ये है, हम हर 10 साल बाद गिनती करते हैं, उससे हमें बहुत कुछ पता नहीं लगता, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ना, हाइट वेट प्रोपोर्शन 5 साल की एज तक और उसके बाद बर्थ वेट, ऐसे ऐसे इंडिकेटर से हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। हमें मल्टी डायमेंशनल पुबर्टी का अंदाज़ा लग सकता है अगर ये सारा डेटा हम इफेक्टिव रूप से इकट्ठा करें। सबसे बड़ी बात, इस प्रकार के डेटा से, इस प्रकार के पैरामीटर से हमें ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में पता लगता है।
अगर देखो बर्थ वेट कम है, अगर देखो 5 साल की एज तक, तो जाहिर तौर पर उस बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी पूरी तरह से वो बच्चा अपने पोटेंशियल, अपने कैपिटल को अचीव नहीं कर पाएगा। आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, सरकार को हर एक बच्चे पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में रत्न है, और जो जिनमें से कुछ आगे जाके औपचारिक रूप से भारत रत्न को प्राप्त करेंगे। इसके बाद आर्टिकल में इंप्रूव्ड लर्निंग की बात की जाती है। इंप्रूव्ड लर्निंग के पॉइंट में यह कहा जाता है, अगर देखो स्कूल कंप्लीशन रेट्स में कोई जेंडर बायस नहीं देखने को मिलता, मतलब जितने बॉयज स्कूल को कंप्लीट करते हैं उतनी ही गर्ल्स स्कूल को कंप्लीट करें। कोई रूरल अर्बन डिवाइड नहीं देखने को मिलता, जितने अर्बन एरियाज के बच्चे स्कूल को कंप्लीट करते हैं उतने ही रूरल एरियाज के बच्चे कंप्लीट करें। और पेरेंटल इनकम का डिवाइड भी अगर नहीं देखने को मिलता तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे हम ना सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कम कर सकते हैं, मतलब जन्म के दौरान मदर्स की जो डेथ हो जाती है उस रेशो को कम कर सकते हैं। न्यूनेटल रेट, मतलब बच्चे के जन्म के 28 दिनों के अंदर बच्चे की जो डेथ हो जाती है, इसे कम कर सकते हैं। और 5 साल के अंदर जो बच्चों की डेथ हो जाती है उस रेशो को भी कम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो अगर स्कूलिंग हुई है तो मतलब गर्ल्स एम्पावर हुई हैं, और एम्पावरमेंट से मैरिज देरी से होगी, जल्दी मैरिज नहीं होगी। और इसके साथ साथ महिलाओं को अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में जानकारी होगी। इसके बाद ये बोला जाता है, अगर देखो जन्म के बाद बच्चे को न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला है तो मतलब उसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया का शिकार वो बच्चे हो जाते हैं। अब एनीमिया के शिकार बच्चे अगर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सर्टेनली निश्चित रूप से उनकी जो परफॉर्मेंस है, लर्निंग आउटकम है, बाकी बच्चों के अपेक्षाकृत कम होगी। इस चीज़ को सरकार भी जानती है, इसलिए सरकार ने मिड डे मील स्कीम चलाई ताकि सभी बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा सके और लर्निंग आउटकम उनकी कम ना हो। इसके साथ साथ और भी सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे डीवॉर्मिंग मतलब कीड़े मारे जाते हैं बच्चों के पेट से, स्कूल टॉयलेट्स, सैनिटरी पैड्स, लड़कियों के लिए साइकिल्स, ये सब अच्छे स्टेप्स हैं सही डायरेक्शन में। इसके साथ साथ टीचर्स को एफर्मेटिव फीडबैक देना, उनको बेहतर ट्रेनिंग देना, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। कुल मिलाकर इस पॉइंट का एसेंस ये है, अगर देखो ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं तो इससे बच्चों की कोग्निटिव कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगर उनको सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है तो वो बिना स्ट्रेस के सीख सकते हैं और लर्निंग आउटकम इंप्रूव होती है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं हमें बताएंगी कि अभी इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अगर हमें ये पता लगेगा कि फ़िलहाल हम कहाँ स्टैंड करते हैं तो सरकार बेहतर ढंग से कोरेक्टिव एक्शन ले सकती है। पब्लिक हेल्थ का मतलब सिर्फ देखो डिजीज़ को कंट्रोल करना नहीं है भाई, कोविड-19 की महामारी फैल गई, इसे कंट्रोल करना मतलब पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब है देश के सभी सिटीजन्स की कंटिन्यूड वेलबींग। और अगर देखो लोग स्वस्थ रहेंगे पूरी तरह से तो वो नेशन की डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छे से योगदान दे सकेंगे। इंडिया की ग्रेटेस्ट जो एसेट्स हैं वो जनता है, और फ्यूचर में भी ग्रेटेस्ट एसेट्स जनता ही रहेगी, इसलिए उनकी वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जनता इल एजुकेटेड है, हेल्दी नहीं है, तो इससे नुकसान ज़्यादा होगा। ना सिर्फ वो अपना नुकसान करेंगे बल्कि सोसाइटी का भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल वेलबींग से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो 2017 से पहले जब सेंटर और स्टेट्स के बीच बातचीत चल रही थी जीएसटी को लेके, तो स्टेट्स को एक डर ये था कि कहीं जीएसटी के आने से हमें रेवेन्यू का लॉस ना हो जाए। तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला, आप डरिए मत, 5 सालों तक हम गारंटी लेते हैं, आपको कोई भी रेवेन्यू का लॉस होता है जीएसटी के आने से तो उस रेवेन्यू की भरपाई हम करेंगे। तो बाद में जब जीएसटी एक्ट बना उसमें ये प्रोविज़न भी किया गया और अलग से एक
कंपनसेटरी फंड इस्टेब्लिश किया गया। जीएसटी पर सेस लगाकर वहाँ से पैसा आता है, खास करके लग्जरी आइटम्स पर जो सेस लगता है वहाँ से पैसा आता है इस कंपनसेटरी फंड में, और इस कंपनसेटरी फंड की सहायता से जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है स्टेट्स को, उसकी भरपाई की जाती है। अब देखो हुआ क्या, शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चलता रहा, इवन ऐसा भी हुआ कई बार कंपनसेटरी फंड में ज़्यादा पैसा आ गया, मतलब जितनी भरपाई करनी है, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की भरपाई करनी है विभिन्न स्टेट्स को, उससे ज़्यादा पैसा आ गया, 600 करोड़ आ गया, तो 100 करोड़ रख लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपको तो इतना ही देना है ना, आपका लॉस 500 करोड़ का हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा इस फंड में पैसा आया है वो हम रख लेते हैं। बट अब क्या हुआ, कोविड-19 की सिचुएशन से और इवन उससे पहले भी इकोनॉमी स्लो डाउन करना स्टार्ट कर गई थी, तो स्टेट्स को तो बहुत कम पैसा प्राप्त होने लगा जीएसटी से, मतलब रेवेन्यू लॉस स्टेट्स को बहुत ज़्यादा होने लगा। और जब से कोविड-19 आया है तो 2-3 महीनों के लिए तो बिजनेस बिल्कुल बंद ही हो गए। अब जो बिजनेस काम ही नहीं करेंगे तो जीएसटी का रेवेन्यू प्राप्त होगा नहीं, तो बहुत कम रेवेन्यू जीएसटी का प्राप्त हुआ है कोविड-19 की महामारी आने के बाद से। लेकिन स्टेट्स तो ये बोल रहे हैं हमें नहीं पता, जो प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में कि आप लायबल हो, अगर हमें रेवेन्यू का लॉस होता है तो आप उसकी भरपाई करोगे। बट सेंटर का बोलना है कि अरे भैया कोविड-19 आया है तो ये गॉड का एक्ट है। मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, एक बार इसको हम मिटा देते हैं। ये वर्ड देखिए, ये होता है फोर्स मेजर। इसका उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में है। मान लीजिए आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन की, आपने कोचिंग सेंटर को पैसा दिया और कोचिंग सेंटर ने बदले में वादा किया हम आपको 1 साल तक क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गई जिसकी वजह से वो कोचिंग सेंटर आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सका, तो आप उस कोचिंग सेंटर के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते कि मैंने फीस दी थी और इस कोचिंग सेंटर ने मुझे क्लासेस नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर बोलेगा कोर्ट में कि ये फोर्स मेजर है, मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, ये गॉड का एक्ट है, तो मेरी कोई गलती नहीं है। गॉड के एक्ट की वजह से, यानी अर्थक्वेक या फिर फ्लड आने की वजह से मैं क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सका, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का। तो उसी प्रकार से अब सेंट्रल गवर्नमेंट का यह बोलना है कि वैसे तो देखो हम लायबल हैं आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा जीएसटी एक्ट में डिसाइड हुआ है, बट ये कोविड-19 जो है ये फोर्स मेजर है, ये गॉड का एक्ट है, तो इसकी वजह से जो एग्रीमेंट हुआ था कि हम 5 सालों तक कंपनसेशन देंगे वो वॉइड हो जाता है। इसलिए हम इस गॉड के एक्ट की वजह से लायबल नहीं है जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। और इस पर विभिन्न स्टेट्स काफ़ी नाराज हो गए हैं, खास करके अपोजिशन वाले स्टेट्स हैं। अब बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं उनके सीएम तो सर्टेनली कुछ बोलेंगे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, लेकिन जो अपोजिशन वाले स्टेट्स हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया है ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। विभिन्न स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया था, तभी तो जीएसटी आ सका था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया था कि अगर आपको रेवेन्यू लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। लेकिन अभी रेवेन्यू की भरपाई करने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस दे दिए स्टेट्स को, या तो आप सेंट्रल बैंक से 97,000 करोड़ रुपए बोरो कर सकते हो, 97,000 करोड़ रुपए लॉस हुआ है जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से। इसकी इंप्लीकेशन ये होगी कि बाकी का जो लॉस हुआ है ना कोविड-19 की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है सिर्फ इतना लॉस जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है और बाकी लॉस कोविड-19 की वजह से हुआ है, जो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, तो उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन सेंटर की तरफ से स्टेट्स को यह दिया गया, बाकी बचा हुआ जो बैलेंस है 2.35 ट्रिलियन रुपीस का, इसको फाइनेंस नहीं किया जाएगा कंपनसेशन फंड से, ये आप मार्केट से बोरो कर सकते हो। लेकिन एक इशू ये है, अगर स्टेट्स इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से बोरो करेंगे तो एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जो बाउंडेशन है कि उनका फिस्कल डेफिसिट इतना नहीं बढ़ सकता, वो तो बढ़ जाएगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको उस एक्ट से रिलैक्सेशन दिलवा देंगे।
तो ये दो ऑप्शंस सेंटर की तरफ से स्टेट्स को दिए गए हैं, जिसका विरोध किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। वो बोलते हैं कि बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ये सेंटर की स्टेट्स की तरफ, अगर जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से कम रेवेन्यू प्राप्त होता है स्टेट्स को तो उसकी भरपाई सेंटर के द्वारा की जाएगी। इवन स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 92 में भी ये कहा गया है कि सेंटर एश्योर्ड पेमेंट देगा कंपनसेशन की एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जो कि 2022 तक है। तो फिर सेंटर अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं पूरा कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो ड्यूटी थी कंपनसेशन पे करने की, इसमें कोई एस्केप क्लोज नहीं था, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है ये एक्ट ऑफ गॉड है, हम लायबल नहीं हैं, तो ये गलत है। इसके बाद आर्टिकल में और भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं बोरोइंग के, सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्ता लोन मिल जाता है, मॉनेटरी ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट स्टेट्स के पास ना तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बोरोइंग के, और उनको जो लोन मिलता है वो महंगा भी मिलता है। इवन 14th फाइनेंस कमीशन जब आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्टेट्स को अब 42% रेवेन्यू मिलेगा और हमको मिलेगा 58%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम उदारता दिखा रहे हैं, हम 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान रहे हैं। बट अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव का एनालिसिस बताता है कि स्टेट्स को सिर्फ सेंट्रल टैक्स कलेक्शन से 30% प्राप्त हुआ रेवेन्यू 2015 से लेकर 2019 के बीच में। 2019-20 में अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न सेस और सरचार्जेस की सहायता से 3,69,111 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, लेकिन ये कुछ भी शेयर नहीं किया गया स्टेट्स के साथ। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से जो सेस प्राप्त हुआ उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को 60% प्राप्त हुआ और स्टेट्स को सिर्फ 40%, जबकि 2013-14 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो सेस लगता था उसका रेवेन्यू शेयरिंग 50-50% था। लास्ट में कहा जाता है कि देखो कोविड-19 के ईरा में स्टेट्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है, क्योंकि स्टेट्स बिल्कुल फ्रंटलाइन पर खेल रहे हैं कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। इस मुश्किल की घड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पैथी शो करनी चाहिए और ये बिल्कुल सही समय है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाए स्टेट्स को। अदरवाइज स्टेट्स की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और कई सालों तक उनको जो लोन अभी लिया जाएगा उस लोन को देना पड़ेगा और उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ये हमने बात की जीएसटी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप कह सकते हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, फोकस चाइना पर है। देखो इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी को रीसेट करने की आवश्यकता है। कई दशकों तक हमारा फोकस रहा पाकिस्तान पर, लेकिन जैसे ही गलवान वैली में जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमने चाइना पर ध्यान नहीं दिया है। उसके खिलाफ हमने कई सारे एक्शंस लिए चाइना के अगेंस्ट, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी तक कोई खास इफेक्टिव एक्शन चाइना के अगेंस्ट ले नहीं सके हैं। चाइना को मतलब हम हर्ट नहीं कर सके हैं। एप्लीकेशंस को बैन करने से कुछ नहीं होगा। चाइनीज़ देखो हमारी इकोनॉमी में इतने ज़्यादा गहराई से इंट्रेंस्ड हैं, इस्टाब्लिश्ड हैं, पूरी तरह से चाइना को इंडिया से बाहर निकाल पाना मुश्किल नहीं है। तो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स अभी सी रूट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर बेसिस बिल्ड किए जा रहे हैं ताकि चाइना का ऑयल शिप्स जो यहाँ पर पास होते हैं आवश्यकता पड़ने पर उनको ब्लॉक किया जा सके। वैसे देखो ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में चाइना के काफ़ी सारे बेसिस हैं, जैसे जिबूती में है, पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट में है, बट मलक्का स्ट्रेट का ट्रम्प कार्ड हमारे पास में है। ये जो मलक्का स्ट्रेट है चाइनीज शिप्स यहाँ से होकर गुजरते हैं और मलक्का स्ट्रेट काफ़ी नज़दीक हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के। तो आवश्यकता पड़ने पर इस स्ट्रेट को ब्लॉक किया जा सकता है और चाइना के शिप्स को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरे देशों की बात करें, देखो डोनाल्ड ट्रंप में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की काफ़ी तारीफ कर दी, जबकि अगर ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते हैं तो इससे इंडिया को नुकसान हो सकता है।
काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सारे के सारे जो अंडे हैं एक ही टोकरी में रख दिए जाएं। तो ये आप एक गलती कह सकते हो। इवन एक और गलती ये है, कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं, इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जो इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध थी। तो इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इंडिया में। अब एक बार फिर से इनके खिलाफ बहुत कुछ बोला जा रहा है इंडिया में। तो कल को ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो फिर ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इंडिया को एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए कि दूसरे देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। ये गलती पहले बांग्लादेश में इंडिया ने की थी। जैसे बांग्लादेश में दो पार्टीज थी, एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दूसरा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। तो इंडिया का सपोर्ट हमेशा शेख हसीना का होता था और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो खालिदा जिया थी उनको इंडिया का सपोर्ट नहीं हासिल होता था। तो जैसे ही ये सत्ता में आ जाती खालिदा जिया तो इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करने लगती। इवन नेपाल में भी हमने काफ़ी बार ऐसा किया। इससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है इंडिया को, क्योंकि अगर वो पर्सन जिसको हमने सपोर्ट नहीं किया है अगर वो सत्ता में आ जाता है तो फिर वो रिवेंज लेने की कोशिश करता है। तो और यही गलती हमने फिर से रिपीट कर दी यूएसए में। खैर, इवन जो बिडेन भी अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं यूएसए के, तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशंस यूएसए के साथ खराब हो जाएं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि चाइना और यूएसए के बीच कंपटीशन है वेरियस एस्पेक्ट्स में। यूएसए को इंडिया की आवश्यकता है, तो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस ठीक ही रहेंगे, ऐसी संभावना विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है। एक और नया चेंज ये हो रहा है जिसकी वजह से हमें हमारे टाइज को रीसेट करने की आवश्यकता है, जो हमने डिस्कस भी किया था। सऊदीज और यूएई ये इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इनसे इंपोर्ट करता है और ये देश हमारे देश में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट इस वजह से सऊदी अरेबिया की और यूएई की पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान चाइना पर ज़्यादा डिपेंड होना चाहता है। अगले महीने चाइना के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर आ सकते हैं और ये एक रीज़न है कि ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार रहा है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया इनके बीच तो हमेशा से राइवलरी रहती है, आपको पता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ईरान और इंडिया रिलेशंस पर भी देखने को मिलेगा, जो कि ट्रेडिशनली काफ़ी वार्म रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कहा जाता है हमें हमारी टाइज रीसेट करने की आवश्यकता है सिचुएशन को देखते हुए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।